जय हिंद बच्चों। आज से हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। हम पॉलिटी की क्लास हमारे चल ही रही है, लेकिन इतिहास की क्लास भी इसके साथ साथ हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम पढ़ना चालू करते हैं इतिहास। देखो, इतिहास में हम पूरा एकदम डिटेल से पढ़ेंगे इतिहास, चाहे वो हम पाषाण काल से लेकर चाहे 1947 तक की घटनाएं वो, और उसके बाद में हम जो वर्तमान में जो भी घटनाएं घटी है 1947 यानी देश की आज़ादी के बाद में, चाहे जो भी जितने भी युद्ध हुए हो, 1962 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, या 1999 कारगिल का युद्ध हो, वो सारी घटनाएं वो भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इतिहास शुरू करते हैं। अब इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्या है? मतलब जो बीती हुई घटनाओं का जो अध्ययन है, जो बीत चुका है, उन जो घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं वो सारी इतिहास के अंदर आती है। अब इतिहास को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास को, एक होता है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद ऐतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के अंदर हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, मतलब स्टोन एज को, जहां पर इस प्राग ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन हम वहां से पत्थरों से अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे स्टोन एज भी कहा जाता है या पाषाण काल भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक को क्या कहा जाता है? पाषाण काल या स्टोन एज, क्योंकि इसमें हमें ऐसी लिखित वस्तु सामग्री नहीं मिलती है जिससे हम परफेक्टली किसी चीज का अध्ययन कर सके, जिससे हमें उस चीज के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन हम पत्थरों के माध्यम से, जो चाहे पत्थरों की जैसे एक हैंडेक्स है, पत्थर का बना हुआ औजार है, क्या हैंडेक्स, एक पत्थर का ऐसा बना हुआ औजार है, ऐसा ये ऐसा, उसे क्या नाम है? इसका नाम है हैंडेक्स। मतलब उसमें पत्थर के बने हुए जो औजार है, जो इसे स्टोन एज या पाषाण काल भी कहते हैं। हम पाषाण काल में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। अब प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी चीजें हैं, देखो। प्राग ऐतिहासिक काल में एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है पाषाण काल, नव पाषाण काल लिख सकते। प्राग ऐतिहासिक काल में हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे मेनली। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में क्या है कि हमें जो औजार है, वहां की जो भी सामग्री जो मिलती है, जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं, वो चीज हमें एकदम नुकीली टाइप की चीजें नहीं मिलती है। ये देखो ऐसी इस समय पूरा पाषाण काल में औजार जो हमें कैसे मिलते हैं, ऐसे गोल उबड़ खाबड़ टाइप के औजार मिलते हैं। ठीक है, वो एकदम ऐसे नुकीले टाइप के औजार नहीं थे, ऐसे तीखे, ऐसे तीखे टाइप के औजार नहीं है, जिससे किसी जानवर को मारने में आसानी हो। क्योंकि उस समय जो जितने भी व्यक्ति थे, जो उबड़ खाबड़ ऐसे पत्थरों को मार करके, पत्थरों से भी ऐसे मार के शिकार किया करते थे, पत्थरों से ऐसे मार। उसमें हमें जो है औजार जो है सही रूप से, व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते। ये पूरा पाषाण काल है। पूर्व पाषाण काल में हमें आग की खोज भी मिलती है, आग की खोज भी हो गई थी। अब आग की खोज कैसे हुई?
जब पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे, आदि मानव ने क्या है कि पत्थरों से जब दो पत्थर आपस में टकराए तो उनसे चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी उत्पन्न हुई तो उसी के बाद में जो है आग की खोज हुई। किसकी चीज हुई? मतलब पूरा पाषाण काल में मेन चीजें दो ही हैं कि आपको मतलब एक तो जो वहां के औजार थे वो नुकीले औजार नहीं थे, ऐसे उबड़ खाबड़ पत्थर जैसे गोल औजार थे। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो, ये जैसे कि गोल गोल नहीं है, ये मतलब उबड़ खाबड़, मतलब ऐसे ही उबड़ खाबड़ बना हुआ है, ये नुकीला नहीं है। अगर आपको मैं नुकीला औजार एकदम तीखा दिखाऊं, ये देखो, ये मतलब नुकीला टाइप का तीखा औजार है एकदम, ठीक है, ये तीखा, इस टाइप के औजार मिले थे। मतलब ये औजार कब बनाए गए? लगभग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में हमें नुकीले और तीखे हथियार मिलते हैं, जबकि पूरा पाषाण काल में हमें ऐसे तीखे औजार नहीं मिलते। जिससे इसमें आसानी क्या है, देखो पूरा पाषाण काल में कि मतलब ऐसे औजार कि मतलब उनमें शिकार करने में आसानी हुई। मतलब कि वो क्या ऐसे गोल हथियारों को मतलब पीछे लकड़ी होती, लकड़ी के पीछे आगे बांध के उसे ऐसे फेंकते थे, जिससे शिकार करने में उन्हें आसानी होती थी। ठीक है, शिकार करने में आसान होता था। ये होता है पूरा पाषाण काल। अब इस सबके पीछे पाषाण काल ही लगा हुआ है, गौर करो, क्योंकि इसमें हम पाषाण काल में है कि पत्थरों का स्टोन एज है, तो पत्थरों का ही अध्ययन करेंगे। इसलिए ये मतलब पत्थरों के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि मतलब वहां पर भी मतलब कुछ ऐसा हुआ था, मतलब पाषाण काल है। ठीक है, अब है दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अब इससे आगे आगे आते आते मतलब लोगों ने मतलब मध्य पाषाण काल के अंदर उनके औजारों में कुछ परिवर्तन आया। इस समय कौन सा औजार था? हैंडेक्स। हैंडेक्स, जो ऐसा मैंने आपको बताया था नुकीला, ऐसा मतलब ऐसा मतलब ऐसे औजार, हैंडेक्स टाइप का औजार मिलता है। ये मतलब तीखे औजार नहीं थे इस टाइप के। ठीक है, ये हैंडेक्स, ये मध्य पाषाण काल। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है कि जो मतलब लोग थे, जो मतलब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आता है, लोगों ने थोड़ा मतलब अलग टाइप से मतलब वहाँ पर मतलब लोगों ने निवास करना एक स्थायी रूप से मतलब निवास करना स्टार्ट किया। ये मतलब पहले क्या पूरा पाषाण काल में लोग जो थे वो एक जगह स्थायी निवास नहीं करते थे, मतलब कहीं की शिकार करते थे, मतलब इधर उधर भटकते, गुफाओं में रहते थे। इधर धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आते आते लोगों ने मतलब निवास करना स्टार्ट किया, मतलब एक जगह रहना शुरू किया और मतलब संग्रहित करना शुरू किया, भोजन का संग्रह। मतलब इन्होंने सोचना शुरू किया कि मतलब कि भोजन का संग्रह करना स्टार्ट शुरुआत। इस समय पूरा पाषाण काल में भोजन का संग्रह करना कोई मतलब नहीं था कि भोजन संग्रह करेंगे कल के लिए मतलब रखेंगे। लेकिन मध्य पाषाण काल आता था, भोजन का संग्रह करने की शुरुआत की कि भोजन इकट्ठा भी करते हैं। और यहाँ आते आते उनके औजार थोड़े मतलब यहाँ के औजार तो मतलब ऐसे गोल टाइप के थे, यहाँ आते आते धीरे धीरे थोड़ा हल्के नुकीले होने लगे। उन्हें पता चला कि यहाँ मतलब शिकार करना आसान हुआ उनमें। ठीक है, तीखे औजारों का प्रयोग किया मध्य पाषाण काल। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में इन्होंने मतलब कि ये मतलब नदियों के किनारे आकर विकसित हुए, नदियों के किनारे रहने लगे, नदियों के किनारे खेती करना शुरू किया इन्होंने, खेती करना। और पहिए का आविष्कार हुआ। मतलब कि नवपाषाण काल में आता है तो मतलब इन्होंने ये नदियों के किनारे स्थायी रूप से रहने लगे और वहाँ पर खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। इनका सबसे पहले कौन सा पशु पालतू था? ये मतलब ये कुत्ते को भी पालते थे, मतलब पशु पालने लगे, नदियों के किनारे आकर स्थायी रूप से खेती करते। तो ये मतलब इनका धीरे धीरे जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से चला, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में जो मनुष्य के विकास की मतलब जो भी मतलब स्थिति है उसको दर्शाया जा रहा है कि मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार से विकसित हुआ। ये जो हम है वो प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, जिसमें हम नवपाषाण काल में देखो वो नदियों के किनारे आकर विकसित होने लगा, उन्होंने खेती करना शुरुआत किया, स्थायी रूप से खेती करना शुरुआत किया, जिसमें सबसे हमें मतलब गेहूं और जौ की खेती करते थे। बाद में इन्होंने पहिए का आविष्कार। अब पहिए का आविष्कार कैसे हुआ?
जैसे ये कि मतलब ऐसा है कि मतलब ये पेड़ काटते थे ना, मतलब पेड़ों का मतलब काट के उसी समय वही यूज करते थे, तो पेड़ काटते उन्होंने ऐसा किया कि पेड़ को ऐसे लुढ़कते हुए देखा, जैसे लुढ़कते देखा तो उन्होंने उसके बाद में जो है पहिए का आविष्कार किया। किस चीज का आविष्कार किया? पहिए का, नवपाषाण काल के अंदर। तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसमें मेन चीजें यही है, आप लिखो देंगे। लिख लिया? देखो अब आगे एक बार मैं आपको पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखो हम प्राग ऐतिहासिक काल में तो हम स्टोन एज पढ़ेंगे, स्टोन एज जो हम पढ़ रहे थे, मतलब पाषाण काल, वो वाली चीजें जो इसमें आएगी, मतलब पाषाण काल वो भी, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये चीजें आएगी। अब आदि ऐतिहासिक काल में क्या आएगा? देखो इसमें देखो एक तो आएगी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, दो चीजें पढ़ेंगे, वैदिक काल और सिंधु घाटी। प्राग ऐतिहासिक काल में तो हम पत्थरों का जो भी मतलब पाषाण काल है उस संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में हम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का मतलब किस प्रकार का मानव है, वर्तमान में कौन से प्रकार का मानव है जो मतलब रहता है होमोसोपियंस, और मानव की जो मतलब उत्पत्ति हुई प्राग ऐतिहासिक काल में, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कहाँ विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे, मतलब किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, उस सभ्यता की मतलब स्थिति कैसी थी, मतलब किस प्रकार से नदियों के किनारे विकसित हुई, किस प्रकार से उजड़ी, वो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम वेदों का अध्ययन करेंगे, मतलब वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, उनके बारे में हम वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। वो तो हो गया वैदिक काल। ये आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या चीज आती है? देखो ऐतिहासिक काल में एक है प्राचीन काल, एक है मध्यकाल, और एक आधुनिक काल। आधुनिक काल, अब देखो प्राचीन काल में हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। इसमें महाजनपद, महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया। प्राचीन काल में महाजनपद काल हो गया, चाहे मौर्य काल हो गया, चाहे नंद वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, उस बारे में हम किस में पढ़ेंगे? प्राचीन काल में, ठीक है। महाजनपद काल में जो जो मतलब महाजनपद काल के अंतर्गत जो 16 महाजनपद थे, उस समय कौन कौन से राजा हुआ करते थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, महाजनपद काल में। और मध्यकाल में जो हम मध्यकाल का अंदर जो इतिहास है, जिसमें हम सल्तनत काल पढ़ेंगे, जो सल्तनत काल के अंदर गुलाम वंश, तुगलक वंश, जो वो वाले वंश है वो पढ़ेंगे। और मध्यकाल में अंदर हम जो मतलब मुगल वंश है, खास करके मुगल वंश का अध्ययन करेंगे। किसमें? मध्यकाल में। चाहे मुगल वंश हो गया, मुगल वंश के बाद में जो मराठा शासक हुए वो भी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और आधुनिक काल के अंदर जो मतलब आधुनिक इतिहास है, जिसमें ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश अंग्रेजों के बारे में वो हम अध्ययन करेंगे। इसमें किसमें? आधुनिक काल में। इसमें मध्य काल में हम मतलब इसके बारे में जो मतलब मुगल काल का अध्ययन करेंगे,
ठीक है, ये इतिहास के अंदर जो मेन फैक्ट है वो चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो चाहे 1947 के बाद में जो भी मतलब देश आजाद हुआ वो भी हम पढ़ेंगे उसके बाद। अब वो वापस मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद में जो ताम्र पाषाण काल आए वो भी पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे विकसित हुई, मतलब किस प्रकार से थी, कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, या फिर वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस नदी के किनारे विकसित हुई, किस प्रकार उजड़ी, उसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में वैदिक काल, चाहे वेद हो गया, चाहे कितने वेद है, उसके कितने उपवेद है, वेदों के बारे में, चाहे उपनिषद हो गया, चाहे आरण्यक हो गया, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। वहाँ की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी, वैसी व्यवस्था के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। किसमें? जिसमें सिंधु घाट वैदिक काल के अंतर्गत, वैदिक काल में चाहे वेदांग हो गए उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और वहाँ का समाज कैसा था ये हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में, वैदिक काल के बारे में। उसके बाद में है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले मतलब 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर जैसे मौर्य हो गया, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसे कैसे की थी? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? मौर्य वंश की। अब मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया और अशोक हो गया। इसमें 3 शासक हुए। अब मौर्य वंश का अंत कैसे हुए? मौर्य वंश का अंत जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या की थी किसने? बृहदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। उसकी हत्या करके उसने मौर्य वंश का अंत कर दिया और शुंग वंश की शुरुआत की थी। किसकी? शुंग वंश की। वो हम पढ़ेंगे मौर्य काल के अंदर। मौर्य काल के अंदर शुंग वंश। उसके बाद में हम इसके बाद में हम चाहे मतलब गुप्त वंश हो गया, गुप्त काल हो गया, वो पढ़ेंगे। चाहे कुषाण काल हो गया वो पढ़ेंगे। जो इंडो यूनान शासक थे, यूनानी शासक जैसे मिनांडर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कुषाण के बारे में जो कनिष्क हैं, कनिष्क के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे देखें तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का शासक। हर्षवर्धन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद में जो मेन चीज आती है वो, उसके बाद की मेन चीजें, इसके बाद में जो जो पृथ्वीराज चौहान है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो 1100 ईस्वी से के पास में शासन था गजनी या भारत पर, जो उसके बाद में जो अरबों के आक्रमण हुए भारत पर, अरबों के किस प्रकार अरबों ने भारत पर आक्रमण किए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में मेन आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में कौन कौन से वंश ने? सल्तनत काल की शुरुआत गुलाम वंश होती है। गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश हो गया। उसके बाद में चाहे खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, चाहे ये मतलब सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, इनके बारे में हम किस में अध्ययन करेंगे? मध्यकाल के अंतर्गत। और किसके बाद में? मुगल काल। मुगल काल में चाहे हम मुगलों के बारे में, चाहे बाबर हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ हम राजस्थान में जो राजपूतों के साथ क्या क्या संबंध थे, राजपूतों के क्या क्या संबंध थे मध्यकाल के अंदर, मतलब मुगलों के क्या संबंध थे राजपूतों के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही बाद में लास्ट अंतिम शासक मुगल काल का शासक कौन था? मतलब सही रूप से तो औरंगजेब के बाद में अंदर भी मतलब उत्तर मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल भी आता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कैसे आई, मतलब किस प्रकार से आई, किस उद्देश्य से आई, व्यापार करने के उद्देश्य से आई, उन्होंने कौन कौन सी प्रणालियाँ लागू की भारत के अंदर, चाहे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गई, मतलब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चाहे लागू की, चाहे रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था, उनके कौन कौन से गवर्नर हुए थे, मतलब गवर्नर जनरल, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन से, मतलब उसके बाद में जो मतलब आधुनिक काल आता है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद में जो मतलब क्या क्या एक्ट लाई थी आधुनिक काल के अंदर, कौन कौन से एक्ट एक्ट लाई थी, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया,
1858 का अधिनियम हो गया। बाद में मेन इंपॉर्टेंट चाहे 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है। उसके बाद में हम जो मतलब और भी 1928 में 1927 की घटनाएं, जो मतलब वो वाली 1932 पूना पैक्ट की घटनाएं हो गई, चाहे चाहे कैबिनेट मिशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन भी पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उन संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मतलब आधुनिक काल के बाद में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की किस प्रकार से बैठ के हुई, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। किसमें, ये तो मेन स्ट्रक्चर है कि मतलब हम क्या क्या इसके अंतर्गत इतिहास के अंदर जो मेन घटनाएं हैं वो पढ़ने योग्य हैं, वो चीज़ों के बारे में बताएं। ठीक है, एक बार आप इसका मेन स्ट्रक्चर देखना। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसकी एकदम शुरुआत करेंगे, मतलब सही रूप सही ढंग से किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद।